नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ राजनीति विज्ञान कक्षा 12 स्वतंत्र भारत में राजनीति भाग 2 का अध्याय नंबर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो इस पाठ में आपको जितने भी बहुविकल्पात्मक प्रश्न, रिक्त स्थान और अति लघुतरात्मक प्रश्न दिए गए हैं उनको अपन सब मिलकर हल करेंगे। तो मुझे आशा है कि आपके आने वाली जो परीक्षा है उसमें ये वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो आप सभी ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं हो। तो चलो शुरू करते हैं अपन अपना जो पहला प्रश्न है, भारत कब स्वतंत्र हुआ। तो भारत जो स्वतंत्र होता है सबको पता ही है, सबसे आसान प्रश्न है, फिर भी अपन देखते हैं ऑप्शन नंबर अ। सन 1945 की 14 अगस्त को, सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को, सन 1946 के 15 अगस्त की मध्य रात्रि को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत कब स्वतंत्र होता है? सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को स्वतंत्र होता है। और उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा एक भाषण दिया जाता है और उस भाषण को कहा जाता है ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा अपने? ऑप्शन ब, सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत स्वतंत्र हुआ। अगला जो प्रश्न है, भारत पाक विभाजन के समय भारत में कुल कितने रजवाड़ों की संख्या थी? यानी कि जब भारत स्वतंत्र होता है उस समय भारत में कुल कितने रजवाड़ों की संख्या थी? तो स्वतंत्रता के समय भारत में कुल रजवाड़ों की संख्या थी 565। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 565। तो भारत पाक विभाजन के समय कुल कितने रजवाड़े थे? 565 रजवाड़े थे। और इन 565 रजवाड़ों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अथक प्रयासों के कारण 565 रियासतों को भारत में सम्मिलित कर लिया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 565। तीसरा प्रश्न है, द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात जिस राजनीतिक दल ने सर्वप्रथम की थी वह था। भारत पाकिस्तान का जो विभाजन होता है वो द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर होता है। तो इस द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात करने वाला पहला जो राजनीतिक दल था वो कौन सा था? अ, भारतीय जनता पार्टी, ब, मुस्लिम लीग, स, कांग्रेस, द, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत की सबसे पहले जो बात की थी वो की थी मुस्लिम लीग ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुस्लिम लीग। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत की सर्वप्रथम किस राजनीतिक दल ने बात की थी? मुस्लिम लीग ने। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो राज्यों के पुनर्गठन की मांगे उठ रही थी। तो उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए भारत सरकार ने एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की थी। तो भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब होती है? 1953 में। कब होती है? 1953 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपने 1953। तो भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना तो 1953 में होती है, लेकिन इसकी रिपोर्ट को लागू किया जाता है 1956 में। तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग कब स्थापित हुआ? 1953 में। और लागू कब हुआ? 1956 में। और राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना के बाद भाषा के आधार पर जो पहले राज्य की स्थापना होती है वो था अपने आंध्र प्रदेश।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1953। अगला प्रश्न है, देशी रियासतों के एकीकरण में किस भारतीय नेता की महत्वपूर्ण भूमिका रही? ऑप्शन अ पंडित जवाहरलाल नेहरू, ब महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, द गोपाल कृष्ण गोखले। तो अपन को पता है कि भारत पाक विभाजन के समय भारत में टोटल कितनी रियासतें थी? 565। इन 565 रियासतों का एकीकरण करने में जिस नेता की महत्वपूर्ण भूमिका थी वो थे अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सरदार पटेल। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू किया गया? तो सभी को पता है भारत का संविधान कब लागू किया गया। ऑप्शन अ 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 14 अगस्त 1947 को, 30 जनवरी 1947 को। तो भारत का संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन अ महात्मा गांधी, ब मोहम्मद अली जिन्ना, स सीमांत गांधी, द मौलाना आज़ाद। तो अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी। सीमांत गांधी, क्योंकि ये अपने भारत सीमा के अंत में रहते थे, इसीलिए इनको किस नाम से जानते हैं? सीमांत गांधी के नाम से। अगला प्रश्न है, 2 जून 2014 को निम्न में से कौन सा नया राज्य बना है? तो 2 जून 2014 को नया राज्य बनाया जाता है, वो कौन सा है? अ छत्तीसगढ़, ब उत्तराखंड, स झारखंड, द तेलंगाना। तो 2 जून 2014 को नया राज्य बनता है अपने तेलंगाना। कौन सा राज्य बनता है? तेलंगाना। और ये तेलंगाना राज्य किससे अलग होकर बनता है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से अलग होकर के 2 जून 2014 को एक नया राज्य बनाया जाता है, तेलंगाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अपने तेलंगाना। अगला प्रश्न है, पूर्वी पाकिस्तान को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, पश्चिम बंगाल। तो पूर्वी पाकिस्तान को वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं? बांग्लादेश के नाम से। तो बांग्लादेश का निर्माण होता है 1971 में। 1971 से पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, लेकिन जब 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया जाता है। तो इस प्रकार से पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश के नाम से। अगला प्रश्न है अपना 10वां, प्रसिद्ध फिल्म गर्म हवा जिस वर्ष बनी वह था? अ 1947, ब 1965, स 1971, द 1973। तो फिल्म का नाम है अपने गर्म हवा। तो इस गर्म हवा फिल्म बनी थी अपने 1973 में। कब बनी थी? 1973 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपने 1973। 1973 कब बनी थी गर्म हवा फिल्म? 1973 में। अगला प्रश्न है, 1960 में विभाजित होने से पहले बॉम्बे राज्य में कौन सी 2 भाषाएं बोली जाती थी? ऑप्शन अ पंजाबी और मराठी,
ब गुजराती और पंजाबी, स मराठी और पंजाबी, द मराठी और गुजराती। तो 1960 में बॉम्बे का विभाजन हो गया। तो बॉम्बे के विभाजन होने से पहले यहाँ पे दो भाषाएं बोली जाती थी। एक बोली जाती थी गुजराती और दूसरी बोली जाती थी मराठी। इन दो भाषाओं के आधार पर दो राज्यों की स्थापना होती है। जिस क्षेत्र में गुजराती बोली जाती थी वहाँ गुजरात राज्य की स्थापना होती है, और जहाँ मराठी बोली जाती थी वहाँ पे महाराष्ट्र राज्य की स्थापना होती है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मराठी और गुजराती। तो बॉम्बे राज्य में 1960 में विभाजन होने से पहले बॉम्बे राज्य में कौन सी दो भाषाएं बोली जाती थी? मराठी और गुजराती। अगला प्रश्न है, नोआखली अब जिस देश में है वह है ऑप्शन अ बांग्लादेश, ब पाकिस्तान, स भारत, द इनमें से कोई नहीं। नोआखली अब किस देश में है? नोआखली वर्तमान में बांग्लादेश में है। जब भारत स्वतंत्र हुआ था और जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उस समय भारत के जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, वो कहाँ थे? नोआखली में। तो इस प्रकार से नोआखली अब किस देश में है? बांग्लादेश में। तो नोआखली वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, दिसंबर 1952 में भारत में भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था। ऑप्शन अ आंध्र प्रदेश, ब तमिलनाडु, स हिमाचल प्रदेश, द हरियाणा। तो भारत में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला जो राज्य था वो था आंध्र प्रदेश। कौन सा था? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की स्थापना कब होती है? दिसंबर 1952 को। कब होती है? दिसंबर 1952 को। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अपने आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई? ऑप्शन अ 1954, ब 1956, स 1953, द 1957। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की जो रिपोर्ट है वो लागू होती है 1956 में। कब लागू होती है? 1956 में। और राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब होती है? स्थापना होती है 1953 में। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1956। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट 1956 में लागू होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान में किन अधिकारों की गारंटी दी गई है? अ सरकारी नौकरी की, ब मुफ्त उच्च शिक्षा के अधिकार की, स मौलिक अधिकारों की, द मौलिक कर्तव्यों की। तो संविधान में हमें किनकी गारंटी दी गई है? मौलिक अधिकारों की। किसकी गारंटी दी गई है? मौलिक अधिकारों की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स मौलिक अधिकार। वर्तमान में अपने 6 मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट नामक भाषण दिया था। तो भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। तो भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट नामक भाषण किसने दिया था? अ सरदार पटेल ने, ब बाबा साहेब अम्बेडकर ने, स जवाहरलाल नेहरू ने, द महात्मा गांधी ने। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था 14-15 अगस्त मध्य रात्रि को, तो जवाहरलाल नेहरू ने भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट नामक भाषण दिया था। तो ये भाषण देने वाले कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14-15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि को कौन सा भाषण दिया था? भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, फैज अहमद फैज का पाकिस्तानी शासन तंत्र से हमेशा टकराव बना रहा। इसका क्या कारण था? अ, उनके वामपंथी रुझान के कारण, ब, विभाजन के बाद भारत में रहने के कारण, स, कारावास की सजा न मानने के कारण, द, पंजाबी भाषा में कविताएं लिखने के कारण। तो फैज अहमद फैज का पाकिस्तानी शासन तंत्र से हमेशा टकराव जो था उसका जो कारण था उनके वामपंथी रुझान के कारण। तो इनके वामपंथी रुझान के कारण इनका पाकिस्तानी शासन से हमेशा क्या रहता था? टकराव रहता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उनके वामपंथी रुझान के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, रियासतों को भारत में मिलाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। अ, कृष्णा मेनन का, ब, खान अब्दुल गफ्फार खान का, स, महात्मा गांधी का, द, सरदार पटेल का। तो अपन ने पहले ही देखा था भारत में कुल कितनी रियासतें थी? 565। इन 565 रियासतों को भारत में मिलाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान था सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो सहयोग किया था वो किया था कृष्णा मेनन ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा अपने? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, हैदराबाद के शासक को कहा जाता था। हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? अ, सुल्तान, ब, निजाम, स, वजीर आजम, द, राजा। तो आप सभी को पता है कि हैदराबाद का जो शासक है वो निजाम कहलाता था। क्या कहलाता था? निजाम। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अपने निजाम। अगला प्रश्न है अपने 20वां, भारत का पहला भाग जहां सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुआ। अ, केरल, ब, सिक्किम, स, मणिपुर, द, गुजरात। तो वो सबसे पहला राज्य कौन सा था जहां पर सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए? तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर सबसे पहले चुनाव होते हैं मणिपुर में। कहाँ पर होते हैं? तो मणिपुर वो पहला राज्य था जहाँ पर सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव करवाए गए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मणिपुर। अगला प्रश्न है, विशाल आंध्र आंदोलन क्यों चलाया गया? तेलुगु भाषी क्षेत्रों को आंध्र प्रदेश में मिलाने हेतु, ब, मद्रास प्रांत को तमिलनाडु में मिलाने हेतु, आंध्र प्रदेश को पाकिस्तान में मिलाने हेतु, द, आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने हेतु। तो विशाल आंध्र आंदोलन जो चलाया गया था उसका मुख्य उद्देश्य था आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने हेतु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द, आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने हेतु। तो आंध्र आंदोलन क्यों चलाया गया था? आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने हेतु। अगला प्रश्न है, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? तो अपन ने देखा था कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना होती है 1953 में, और इस रिपोर्ट को कब लागू किया जाता है? 1956 में। तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को लागू होता है और इसके साथ ही भारत में 14 राज्य, कितने राज्य बनाए जाते हैं? 14, और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 14 राज्य
और 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर अ 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 तो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है अपने, बृहत्तर पंजाब से निर्मित राज्य है। तो बृहत्तर पंजाब है, उससे कौन कौन से नए राज्य बनाए गए? अ हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश, ब हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, स उत्तराखंड और हरियाणा, द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बृहत्तर पंजाब का विभाजन करके 2 राज्य बनाए जाते हैं, पहला हरियाणा एवं दूसरा हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश। तो बृहत्तर पंजाब से किन किन राज्यों का निर्माण होता है? हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है अपने 24वां, निम्न में से कौन ट्रिस्ट विद डेस्टिनी से संबंधित है? तो 14-15 अगस्त मध्य रात्रि को जब भारत स्वतंत्र हुआ था, उस समय भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिया था उसको कहते हैं ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। तो निम्न में से कौन ट्रिस्ट विद डेस्टिनी से संबंधित है? महात्मा गांधी, ब सरदार पटेल, स जवाहरलाल नेहरू, द भीमराव अंबेडकर। तो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी से संबंधित कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के सामने प्रमुख चुनौती थी। तो जब भारत स्वतंत्र होता है उसके सामने कौन कौन सी मुख्य चुनौतियां थी? अ भारत को एकता के सूत्र में बांधे रखने की, ब लोकतंत्र कायम करने की, स आर्थिक विकास करने और गरीबी को समाप्त करने की, ऑप्शन द उपरोक्त सभी। तो भारत जब स्वतंत्र हुआ तब भारत के सामने मुख्य रूप से 3 चुनौतियां थी। कौन कौन सी थी? पहली चुनौती थी भारत को एकता के सूत्र में बांधे रखने की, दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र कायम करने की, और तीसरी चुनौती थी आर्थिक विकास करने और गरीबी को समाप्त करने की। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार से ये बहुविकल्पात्मक प्रश्न थे अपने 25। अब अपन लेते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति वाले। रिक्त स्थान की पूर्ति में पहला प्रश्न है अपना, स्वतंत्र भारत की जनता को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया। उनका यह प्रसिद्ध भाषण के नाम से जाना जाता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14-15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को एक भाषण दिया था और उस भाषण को अपन किस नाम से जानते हैं? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी किस नाम से जानते हैं? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। और हिंदी में कहते हैं इसको भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। तो पहले रिक्त स्थान में क्या आएगा? उनका भाषण क्या था? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। दूसरा है, सन का साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। तो कौन सा साल हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था? तो अपन को पता ही है भारत का विभाजन कब होता है? 1947 को। तो 1947 का जो साल था वो अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। तो दूसरे रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? सन 1947 का साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। तीसरा जो रिक्त स्थान है वो एक संविधान में अधिकारों की गारंटी दी गई है।
और हर नागरिक को का अधिकार दिया गया है। तो संविधान ने हमें किन अधिकारों की गारंटी दी है? तो संविधान ने हमें मौलिक अधिकारों की गारंटी दी है। कौन से अधिकारों की गारंटी दी है? मौलिक अधिकारों की, मौलिक अधिकारों की गारंटी दी है। और तो संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और हर नागरिक को कौन सा अधिकार दिया गया है? मतदान का अधिकार, मतदान का अधिकार। कौन सा अधिकार दिया गया है? मतदान का अधिकार दिया गया है। तो तीसरे रिक्त स्थान में आ जाएगा, संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है और हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत ने संसदीय शासन पर आधारित लोकतंत्र को अपनाया है। तो भारत की जो शासन व्यवस्था है उसको कहा जाता है संसदीय शासन व्यवस्था। तो इस संसदीय शासन व्यवस्था पर आधारित हमने कौन से लोकतंत्र को अपनाया है? तो भारत ने जो लोकतंत्र अपनाया है उसका नाम है प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र। कौन सा लोकतंत्र अपनाया है भारत ने? प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया है। तो इस प्रकार से चौथे प्रश्न के रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया है। कौन से लोकतंत्र को? प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को अपनाया है। अगला प्रश्न है अपने, रजवाड़ों के शासक पर हस्ताक्षर करके भारतीय संघ में शामिल होते थे। तो भारतीय रियासतों के जितने भी शासक थे उनको भारतीय संघ में शामिल होने से पहले एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने पड़ते थे। उस दस्तावेज का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या नाम था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो रजवाड़े के शासक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करके भारतीय संघ में शामिल होते थे। तो पांचवें रिक्त स्थान का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अगला प्रश्न है छठा रिक्त स्थान, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका भारतीय एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये 6 थे अपने रिक्त स्थान के प्रश्न। अब लेते हैं अपन अति लघुत्रात्मक प्रश्न। इसका जो पहला प्रश्न है, 1947 में भारत के विभाजन के पीछे कौन सा सिद्धांत था? तो भारत पाकिस्तान का जो विभाजन होता है वो होता है द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर। और द्विराष्ट्र सिद्धांत का सबसे पहले प्रयोग करने वाली जो राजनीतिक पार्टी थी वो थी अपने मुस्लिम लीग। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? द्विराष्ट्र सिद्धांत। दूसरा प्रश्न है, द्विराष्ट्र सिद्धांत किस राजनीतिक दल द्वारा दिया गया था? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था? मुस्लिम लीग ने। तीसरा प्रश्न है, भारत में राष्ट्र निर्माण के मार्ग की किन्हीं 2 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। तो भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो इसके मार्ग में कई चुनौतियां थी। तो हमें कितनी चुनौतियां बतानी है? 2। पहली चुनौती थी लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखना। तो भारत के सामने पहली चुनौती क्या थी? लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखना। और दूसरी चुनौती थी राष्ट्र का विकास करना ताकि समस्त समाज का भला हो।
तो दूसरी चुनौती क्या थी? राष्ट्र का विकास करना और गरीबी को मिटाना, ताकि समस्त समाज का क्या हो सके? भला हो सके। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्र निर्माण के लिए किन तत्वों का होना अनिवार्य है? तो जब किसी राष्ट्र का निर्माण करना हो तो एक राष्ट्र के निर्माण के लिए हमें किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है? तो सबसे पहले होती है भाषाई एकता। पूरा देश क्या होना चाहिए? भाषाई आधार पर एक होना चाहिए। तो पहला तत्व क्या है? भाषाई एकता। दूसरा सामान्य संस्कृति। तीसरा भौगोलिक एकता। चौथा है, तीन तत्व दे रखे अपन को, कौन कौन से हैं? भाषाई एकता, सामान्य संस्कृति और भौगोलिक एकता। तो किसी भी राष्ट्र के निर्माण में ये तीन तत्व होने चाहिए। भाषाई एकता पहला कौन सा है? भाषाई एकता। दूसरा सामान्य संस्कृति और तीसरा भौगोलिक एकता। अगला प्रश्न है अपने, मेघालय का निर्माण कब हुआ? तो मेघालय का निर्माण होता है 1972 में। कब होता है मेघालय का निर्माण? 1972 के अंदर। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधक तत्व कौन कौन से हैं? तो भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उसके सामने मुख्य समस्या थी राष्ट्र निर्माण की। तो राष्ट्र निर्माण में बाधक तत्व कौन कौन से थे? तो बाधक तत्व में सबसे पहला था निर्धनता, क्योंकि भारत उस समय निर्धन अवस्था में था। दूसरा था अशिक्षा। तीसरा बेरोजगारी। चौथा जातिवाद। कौन सा था? जातिवाद। और एक था क्षेत्रवाद। तो राष्ट्र निर्माण में जो मुख्य रूप से बाधक तत्व थे उनमें पहला क्या था अपने? निर्धनता। क्या था? निर्धनता। दूसरा था अशिक्षा। अशिक्षा। तीसरा था बेरोजगारी। क्या था? बेरोजगारी। तीसरा था आपके जातिवाद। क्या था? जातिवाद। और अगला जो बाधक तत्व था वो क्या था अपने? क्षेत्रवाद। ये सभी राष्ट्र निर्माण के बीच में बाधक तत्व थे। तो राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधक तत्व कौन कौन से थे? निर्धनता, अशिक्षा, बेरोजगारी, जातिवाद और क्षेत्रवाद। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आप सब जानते ही हो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, देश के विभाजन से सर्वाधिक प्रभावित दो राज्यों के नाम बताइए। तो जब भारत का विभाजन हुआ उस समय दो राज्य सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। उनमें पहला था पंजाब। कौन सा राज्य था? पंजाब। और दूसरा बंगाल। इन दोनों राज्यों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। कौन कौन से? पंजाब और बंगाल। ये दो राज्य सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। तो देश के विभाजन से सर्वाधिक प्रभावित दो राज्य कौन कौन से थे? पंजाब और बंगाल। अगला प्रश्न है, भारत विभाजन के समय धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर विभाजित हुए दो प्रांतों के नाम बताइए। तो धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर विभाजित होने वाले दो राज्य थे पंजाब और बंगाल, क्योंकि यहाँ पे हिंदू आबादी और मुस्लिम आबादी सर्वाधिक थी। तो धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर विभाजित होने वाले दो प्रांत कौन कौन से थे? पंजाब और बंगाल। अगला प्रश्न है, आज़ादी के तुरंत बाद सबसे प्रमुख चुनौती क्या थी? तो जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद भारत के सामने सबसे पहली चुनौती थी राष्ट्र निर्माण की। तो पहली चुनौती क्या थी? राष्ट्र निर्माण। तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्र का निर्माण। अगला प्रश्न है अपने, स्वतंत्र राज्य बनने से पहले गुजरात और हरियाणा किन मूल राज्यों के अंग थे?
तो स्वतंत्र राज्य बनने से पहले गुजरात मुंबई का भाग था और हरियाणा पंजाब का अंग था। तो गुजरात किसका था? बम्बई। बम्बई का विभाजन करके दो राज्य बनाए गए थे। एक तो बनाया गया था गुजरात और दूसरा बनाया गया था महाराष्ट्र। कौन सा बनाया गया था? महाराष्ट्र। तो इस प्रकार से गुजरात किससे अलग हुआ था? मुंबई से। और महाराष्ट्र भी किससे अलग हुआ था? मुंबई प्रांत से। और हरियाणा किससे अलग हुआ था? पंजाब से। अगला प्रश्न है, उन मूल राज्यों के नाम लिखिए जिनसे निम्नलिखित राज्यों को पृथक किया गया। मेघालय, गुजरात। तो मेघालय जो राज्य है ये पृथक किया गया था असम से। किससे अलग किया गया? असम से। मेघालय राज्य किससे पृथक हुआ था? असम से। असम से अलग हो करके नया राज्य किसको बनाया था? मेघालय को। और गुजरात आपको पता ही है, गुजरात किससे अलग हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से। तो बम्बई प्रांत को अलग करके दो राज्य बने थे, गुजरात और महाराष्ट्र। अगला जो प्रश्न है, सन 2000 में जिन 3 नए राज्यों का निर्माण किया गया उनके नाम लिखिए। तो सन 2000 में 3 राज्यों का निर्माण किया गया था। पहला झारखंड, दूसरा छत्तीसगढ़ और तीसरा उत्तराखंड। कौन कौन से राज्य बने थे? झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। ये 3 राज्य कब बनाए गए थे? 2000 के अंदर। तो झारखंड जो है वो बिहार से अलग होकर बना था। किससे अलग हुआ था? झारखंड बिहार से। छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था? एमपी मध्य प्रदेश से। और उत्तराखंड किससे अलग हुआ था? उत्तर प्रदेश से। तो इस प्रकार से बिहार से अलग होकर के झारखंड बना, मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना और उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड राज्य बनते हैं। और इन तीनों राज्यों की स्थापना कब होती है? 2000 के अंदर। 14वां प्रश्न है, विभाजन के पश्चात कौन कौन से राज्यों ने भारत और पाकिस्तान दोनों में शामिल होने से मना कर दिया? तो विभाजन के पश्चात हैदराबाद तथा जम्मू और कश्मीर जैसी रियासतों ने भारत तथा पाकिस्तान दोनों में से किसी राज्य में शामिल होने से मना कर दिया था। तो जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ, तो भारत स्वतंत्र होने के बाद जब एकीकरण किया जा रहा था उस समय हैदराबाद और जम्मू कश्मीर ने भारत और पाकिस्तान दोनों में शामिल होने से मना कर दिया था। ये चाहते थे कि हम अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखेंगे। अगला प्रश्न है, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के उस नेता का नाम लिखिए जो द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोधी था। तो पश्चिमी सीमा प्रांत का जो नेता था उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सीमांत गांधी। तो ये जो सीमांत गांधी थे या खान अब्दुल गफ्फार खान हैं, इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। किसका विरोध किया था? द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध करने वाले नेता कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो आप सभी को पता है भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भारत के पहले गृह मंत्री भी थे और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। अगला प्रश्न है, रियासतों या रजवाड़ों से आपका क्या तात्पर्य है? रियासत या रजवाड़े किसे कहा जाता है? तो रियासतों या रजवाड़ों पर राजाओं का शासन था। किसका शासन था?
जिनके ऊपर राजाओं का शासन होता था उन्हें कहते थे अपन रियासत या रजवाड़े। जो ब्रिटिश राज की अधीनता में अपने राज्य के घरेलू मामलों का शासन चलाते थे। जो ब्रिटिश राज के अधीन क्या करते थे, अपने राज्य के घरेलू मामलों का शासन चलाते थे। तो रजवाड़ों से क्या अभिप्राय था, जिन क्षेत्र पर राजाओं का शासन था उन्हें कहते थे अपन रजवाड़े, और ये क्या होते थे, ब्रिटिश शासन के अधीन रह करके अपना घरेलू शासन चलाते थे। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर सर्वप्रथम चुनाव हुए थे। तो भारत में सर्वप्रथम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपना करके चुनाव करवाए गए थे मणिपुर के अंदर। कहाँ करवाए गए, मणिपुर के अंदर। तो मणिपुर वो पहला राज्य था जहाँ पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव करवाए गए थे। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होता है 1956 में। कब लागू होता है, 1956 में। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम की स्थापना कब हुई थी, 1953 के अंदर। तो लागू होता है 1956 के अंदर। 20वां प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर भारत में 14 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई। कितने राज्यों की स्थापना की गई, 14 और केंद्र शासित प्रदेश 8। वर्तमान में अपने भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत कितने राज्यों की स्थापना की गई थी, 14 राज्यों की स्थापना, और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, 6। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम कब और किस राज्य का निर्माण किया गया। तो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम जिस प्रदेश का निर्माण होता है वो है आंध्र प्रदेश। तो भारत में भाषाई आधार पर पहले राज्य की स्थापना किसकी की गई थी, आंध्र प्रदेश की। कब की गई, दिसंबर 1952 को। कब हुई, दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश की भाषा आधार पर स्थापना होती है। 22वां प्रश्न अपने, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को संविधान सभा में जो भाषण दिया वह किस नाम से जाना जाता है। तो ये प्रसिद्ध भाषण था, आप सभी को पता है कि 14-15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिया था वो भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। हिंदी में कहे तो उसको कहा जाएगा भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट, और अंग्रेजी में उसको कहा जाता है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। तो ये भाषण पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 14-15 अगस्त मध्य रात्रि को दिया गया था। अगला प्रश्न है, भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नामक प्रसिद्ध भाषण किस प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया। तो ये भाषण दिया गया था भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न अपने, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट का आधार क्या था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की जो रिपोर्ट सौंपी गई थी वो 1956 में सौंपी गई थी। तो उसका आधार क्या था, तो राज्यों के पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट भाषाई पहलुओं को प्रतिबिंबित करने के लिए भाषा के आधार पर राज्यों की सीमाओं के वितरण पर आधारित थी। तो इस रिपोर्ट का मूल आधार था भाषाई आधार पर
राज्य की सीमाओं का निर्धारण करना। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट का आधार क्या था? भाषाई आधार पर राज्यों की सीमाओं का निर्धारण करना। अगला प्रश्न है, सन 1960 में मुंबई राज्य का विभाजन करके कौन कौन से दो राज्य का निर्माण किया गया? तो 1960 में बम्बई प्रांत का विभाजन करके पहला राज्य बनाया गया गुजरात, जहाँ पे गुजराती भाषाई लोग रहते थे या गुजराती बोलने वाले लोग रहते थे, उस क्षेत्र को नाम दिया गया गुजराती। और मराठी भाषा बोलने वाले लोगों को क्या नाम दिया गया? महाराष्ट्र। तो इस प्रकार से बम्बई प्रांत का विभाजन करके दो राज्य बनाए गए थे 1960 में। कब बनाए जाते हैं दोनों राज्य? 1960 में बनाए जाते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र। अगला जो प्रश्न अपने 26वां, राज्य पुनर्गठन आयोग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिफारिश क्या थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की महत्वपूर्ण सिफारिश थी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना। क्या था? भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की मुख्य सिफारिश क्या थी? भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना। अगला प्रश्न अपने 27वां, किन 4 देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय अन्य की तुलना में अधिक कठिन साबित हुआ? तो भारत में टोटल कितनी रियासतें थी? 565। इन 565 में से मुख्य रूप से 4 जो रियासतें थी, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़ और मणिपुर, इनका भारत में विलय करने में सबसे ज़्यादा समस्या आई थी। तो किन 4 रियासतों का विलय बाकी रियासतों की तुलना में कठिन था? तो पहली थी हैदराबाद, दूसरी थी जम्मू एवं कश्मीर, तीसरी थी जूनागढ़ और चौथी मणिपुर। अगला प्रश्न है अपना, अलगाववाद से क्या अभिप्राय है? तो अलगाववाद से क्या अभिप्राय है? जब एक समुदाय या संप्रदाय संकीर्ण भावना से ग्रस्त होकर अलग एवं स्वतंत्र राज्य बनाने की मांग करे, उसे अलगाववाद कहा जाता है। तो किसे कहेंगे अलगाववाद? कोई समुदाय या संप्रदाय है जो संकीर्ण भावना से ग्रस्त होकर, कौन सी भावना से? संकीर्ण भावना से ग्रस्त होकर अलग एवं स्वतंत्र राज्य की मांग करता है या स्वतंत्र राज्य बनाने की मांग करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अलगाववाद। तो आगे समझ में अलगाववाद की परिभाषा, एक समुदाय या संप्रदाय संकीर्ण भावना से ग्रस्त होकर के अलग एवं स्वतंत्र राज्य बनाने की मांग करता है, उसे कहा जाता है अलगाववाद। अगला प्रश्न अपने, राज्य पुनर्गठन से क्या अभिप्राय है? यह कब किया गया? तो राज्य पुनर्गठन का अभिप्राय क्या है? राज्यों का भाषा के आधार पर पुनः गठन करना। राज्य पुनर्गठन का अर्थ क्या है? राज्यों का भाषा के आधार पर पुनः गठन करना। किस आधार पर? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनः गठन करना क्या कहलाता है? राज्य पुनर्गठन। और इसको कब लागू किया गया? 1956 में। तो भारत में राज्यों का 1956 में किया गया। 30वां प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत द्वारा किन 2 चुनौतियों का सामना किया जा रहा था? तो भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय भारत के सामने कई सारी चुनौतियां थी। उनमें से पहली चुनौती थी शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या। तो पहली चुनौती क्या थी? शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या। और दूसरी थी राज्यों के पुनर्गठन की समस्या। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पहली
चुनौती थी शरणार्थियों के पुनर्वास की और दूसरी थी राज्यों के पुनर्गठन की समस्या। अगला प्रश्न है, राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा आधार होगा, यह प्रस्ताव कांग्रेस के किस सत्र में माना गया? तो राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होगा, ये प्रस्ताव कांग्रेस ने अपने 1920 के जो नागपुर अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन में ही घोषणा की थी। तो जब नागपुर में 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो कांग्रेस ने ये वादा किया था 1920 में कि राज्यों का जो पुनर्गठन होगा वो भाषा के आधार पर होगा। तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा आधार होगा, ये प्रस्ताव कांग्रेस के किस सत्र में माना गया था? 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन में। अगला प्रश्न, मद्रास प्रांत के तेलुगुवासी इलाकों को अलग करके नया राज्य बनाने की मांग किस आंदोलन द्वारा की गई थी? तो मद्रास प्रांत का जो तेलुगुवासी इलाका है उससे अलग करके एक नया राज्य बनाने की मांग करने वाला जो आंदोलन था उसका नाम था विशाल आंध्र आंदोलन। क्या नाम था? विशाल आंध्र आंदोलन। 33वां प्रश्न है अपने, मुस्लिम लीग का गठन क्यों हुआ था? मुस्लिम लीग का गठन क्यों किया गया था? तो मुस्लिम लीग का गठन मुख्य रूप से औपनिवेशिक भारत में मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए हुआ था। मुस्लिम लीग का गठन क्यों हुआ? औपनिवेशिक भारत में मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए मुस्लिम लीग का गठन किया गया। क्यों किया गया? मुस्लिम लीग का गठन क्यों किया गया? औपनिवेशिक भारत में मुसलमानों के हितों की रक्षा करने के लिए। अगला प्रश्न अपने, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय वित्तीय संपदा के साथ साथ किन चीज़ों का बंटवारा हुआ? तो जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो वित्तीय संपदा का बंटवारा तो हुआ ही, साथ साथ में उस समय टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस के वाद्य यंत्रों का भी बंटवारा हुआ। तो वित्तीय संपदा के साथ साथ किसका बंटवारा होता है? टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस के वाद्य यंत्रों का। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे? तो जब भारत स्वतंत्र होता है उस समय एक मंत्रिमंडल की स्थापना होती है। उस मंत्रिमंडल में भारत के पहले जो श्रम मंत्री थे वो थे जगजीवन राम। तो पहले श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। तो जगजीवन राम कौन से मंत्री थे? श्रम मंत्री। तो भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए? तो आज का अंतिम प्रश्न अपने, सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए? तो आप सभी को पता है सीमांत गांधी के नाम से अपन किसको जानते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसको जानते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये अपना पहला अध्याय था। इस पहले अध्याय में अपन ने देखे बहुविकल्पात्मक प्रश्न, रिक्त स्थान और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। आई होप आपको ये सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे। आपको यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि जैसे ही अगला वीडियो अपलोड हो आप तक तुरंत उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में एक अलग प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी